राज ने किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, बल्कि उसने अपनी दिमागी शक्ति को पहले से ही चौकन्ना करते हुए फैला दिया था, ताकि उसे पूरे इलाके की खबर बनी रहे। ना देख पाने की स्थिति में अपनी दिमागी शक्ति को फैलाकर पूरी तरह से असहाय होने से बचा जा सकता था। इसी समय उसने अपने दोनों हाथ जेब में डाल लिए। बाएं हाथ से उसने तलवार का तिलिस्म और दाएं हाथ से उसने शैतानी बंधन तिलिस्म को शुरू कर दिया। रात को आए भयानक सपने के बाद से ही राज ने अपने साथ ये दोनों तिलिस्म रखना शुरू कर दिया था। भले ही मेरा कभी पुनर्जन्म न हो और मैं हमेशा भूती बना रह जाऊं, लेकिन तुम्हारी मौत ही हमेशा मेरा लक्ष्य होगा। गुस्से से भरी एक आवाज राज की तरफ बढ़ी और राज के रोम रोम में कभी उठ गई। राज को इसमें कोई शक नहीं था कि ये कलंदर की आवाज थी। क्या अपने गुस्से और श्राप के कारण कलंदर मेरी जान का प्यासा होकर भूत बन गया है? राज ने मनी मन सोचा, लेकिन राज को यह सब बिल्कुल मजाक की तरह लग रहा था, क्योंकि जब कलंदर जिंदा था तब कभी उसे कलंदर से डर नहीं लगा, और अब उसके मर जाने के बाद उससे डरने जैसा कुछ भी नहीं बचा था। एक भटकती हुई आत्मा के लिए गायब हो जाना ही बेहतर है। शैतानी बंधन तिलिस्म। राज ने अपनी जेब से तिलिस्म हवा को उठाते हुए कहा। एक जोरदार आत्मीय ऊर्जा बवंडर की तरह उठने लगी और राज के चारों ओर फैल गई। इस बवंडर में आत्मा की ऊर्जा, अपवित्र ऊर्जा और शैतानी ऊर्जा तीनों समा जाती थी, जिससे आसपास कुछ भी गलत नहीं बचता था। राज की आंखों पर जो अंधेरा छाया था वो धुएं की तरह उड़ गया और इसी के साथ कलंदर की आवाज भी गायब हो गई। जब राज को दिखना शुरू हुआ तो उसने देखा कि इंसान की तरह दिखने वाला एक भूत उसके सामने ऊपर की तरफ हवा में उड़ रहा है, जो हूबहू कलंदर की तरह दिख रहा है। भले ही बवंडर ने इस भूत को जकड़ रखा था, लेकिन भूत को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। सभी को इसके बारे में पता था कि कोई भी दूसरे लेवल का शैतानी बंधन तिलिस्म को आसानी से तोड़ नहीं सकता। इसने शैतानी बंधन तिलिस्म पर काबू पा लिया? राज ने हैरान होकर कहा और अपनी जेब से तलवार तिलिस्म निकाल लिया। इसी समय कलंदर के भूत ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखों के छेद खोखले थे और उसका चेहरा भावहीन था। उसमें जिंदगी का नामो निशान नहीं था। जैसे ही आत्मीय ऊर्जा का बवंडर गायब हुआ तो कलंदर का भूत बंधन से मुक्त हो गया। जोर से चीखते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिसमें पंजे निकले हुए थे, और राज की तरफ उन्हें बढ़ा दिया। यह हमला किसी जंगली जानवर के हमले की तरह ही था, जिसके बारे में राज को कोई अंदाजा नहीं था। शुरुआती फिस्ट टेक्निक नंबर 3। राज ने तलवार तिलिस्म को इस्तेमाल करके खुद भी लड़ाई के लिए तैयार रहना बेहतर समझा। उसने अपने हाथ को किसी चाकू की तरह बनाया और कलंदर के पंजों पर सीधा हमला बोल दिया। अभी के लिए राज को तलवार तिलिस्म से हमला करना बेहतर नहीं लगा, क्योंकि राज को कलंदर का भूत थोड़ी अजीब हालत में दिख रहा था। दोनों के हाथ जैसे ही आपस में टकराए तो तलवार के टकराने जैसी आवाज आई। ये बहुत ही जोरदार टक्कर थी। राज 2 कदम पीछे की ओर खिसक गया और कलंदर का भूत भी 3 बार घूमते हुए पीछे की तरफ उछल गया। कितने कमजोर हो! कलंदर की हालत देखकर राज को समझ आ गया था कलंदर अभी अभी भूत के तौर पर बना था, इसीलिए उसकी हालत अभी नाजुक थी। उसकी ताकत फिलहाल उतनी नहीं थी जितनी शायद आधार बनाने के दौरान कभी उसकी रही होगी, या शायद उससे भी ज्यादा कमजोर। कलंदर के भूत में दिमाग की कमी समझ आ रही थी, क्योंकि वो बस जंगली जानवर की तरह बस हमला करने की तरफ देख रहा था। कलंदर ने जोरदार ढंग से चीखा और राज की तरफ दोबारा बढ़ा। कलंदर का यह हमला भी पिछले हमले की तरह ही था। उसने एक बार फिर अपने पंजों से राज पर धावा बोला। फीस्ट टेक्निक नंबर 1। इस बार राज ने कलंदर के पंजे को दूसरे ढंग से रोकना बेहतर समझा। उसका दायां हाथ किसी गोली की रफ्तार से मुक्के के तौर पर आगे बढ़ा। इसी के साथ साथ राज फीस्ट स्क्रिप्चर के मंत्र दोहराता जा रहा था। लगातार प्रैक्टिस करते रहने के कारण राज फीस्ट स्क्रिप्चर के मंत्रों को अपने लड़ने के तरीके में अच्छे से मिलाना सीख चुका था। जैसे ही राज का मुक्का ऊपर की तरफ बढ़ा, उसके चारों तरफ मौजूद सारी प्रकृति की आत्मीय ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी
और उसके मुक्के के ऊपर बढ़ने लगी। शल्य के घर पर 3 बार जादूगरी की प्रैक्टिस करने के कारण राज का शरीर, रक्त और कुंडलिनी की शक्ति खत्म होने की कगार पर थी। हालांकि राज ने अपने चारों तरफ मौजूद प्रकृति की आत्मिक ऊर्जा समेट ली थी, इसीलिए वो कुछ मुक्के इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही पंजा और मुक्का टकराया तो इस बार राज ने कलंदर के भूत के पूरे हाथ को चकनाचूर कर दिया। उसका हाथ छोटे छोटे कणों में बदलकर हवा में उड़ गया। हालांकि कलंदर के भूत को इसकी वजह से किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं हुआ। टूटे हुए पंजे के बावजूद कलंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि कलंदर के चकनाचूर पंजे ने भी राज के मुक्के की ताकत को कमजोर बना दिया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कलंदर का भूत चिल्लाकर राज की तरफ बढ़ा। जैसे ही कलंदर के भूत ने अपना मुंह खोला तो उसके नुकीले दांत दिखने लगे, जिसकी मदद से वो राज के गले पर काटने वाला था। अगर कलंदर का ये हमला कामयाब हो गया तो उसकी वजह से राज के गले में एक बड़ा सा छेद हो सकता था। अगर ऐसा हुआ तो सभी न्यूज चैनल पर एक ही खबर चलने वाली थी, एक नौजवान की हुई भयानक मौत की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। मेरी लड़ाई करने का तजुर्बा किसी काम का नहीं है। मुझे पता था कि छोटे मोटे लफंगों से लड़ना और जादूगर से लड़ना दोनों ही अलग तजुर्बा देने वाले हैं। राज ने गहरी सांस लेकर कहा। यह बात तो साफ थी कि कलंदर का भूत कलंदर से कमजोर था, लेकिन फिर भी जितनी ताकत लगाकर उसके भूत ने हमला करने की ठानी थी वो उसे मजबूत स्थिति में लाता था। कवच। राज ने अपनी जेब से एक और तिलिस्म बाहर निकाला, जिसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कलंदर के भूत ने कवच को हल्का सा तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो अपने दांतों से कवच को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाया, बल्कि इसकी वजह से उसके सारे दांत टूट गए। हालांकि कलंदर का भूत अपने होश खो चुका था, इसीलिए वो लगातार राज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहा और कवच को किसी पागल कुत्ते की तरह तोड़ने में लग गया। बस ये सब अब खत्म हुआ। शुरुआती फीस टेक्निक नंबर 2, राज ने धीमी आवाज में कहा। तारों की तरह तेजी से मुक्के आगे बढ़ने लगे, जिनमें प्रकृति की आत्मी ऊर्जा भरी हुई थी। पलक झपकते ही 20 से भी ज्यादा मुक्के कलंदर के भूत पर पड़ चुके थे। कलंदर इन मुक्कों को किसी भी तरह से रोक नहीं सकता था, इसीलिए किसी टारगेट बोर्ड की तरह उसने सारे मुक्के अपने में ले लिए। उसका पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और फिर कणों में बदलकर गायब हो गया। पूरी तरह से गायब होने के पहले तक कलंदर का भूत कवच को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगा रहा, लेकिन राज के चारों तरफ मौजूद इस कवच को कोई नुकसान नहीं हो पाया। कलंदर जीते जी भी कवच तिलिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। ऐसे में उसके भूत से इसे तोड़ पाने की उम्मीद लगाना भी बर्बाद था। राज ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर शांति से खड़ा रहा। इसके बाद राहत भरी सांस छोड़कर राज वापस अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगा और उसने एक बार पीछे पलटकर भी नहीं देखा। इस बार शायद कलंदर पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, क्योंकि अब जब राज ने भूत को भी तबाह कर दिया था तो कलंदर के पास वापस आने का कोई दूसरा तरीका बाकी नहीं बचा था। हॉस्टल लौटकर राज ने देखा कि उसका एक साथी भी वहां नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के आज लौटने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए राज ने अपनी डिवाइस निकाली और पहाड़ी मारुतियों का ग्रुप खोल लिया। राज ने देखा कि वहां पहले से ही कई सारे मैसेज डले हुए थे, इसीलिए राज ने ऊपर के मैसेज देखना शुरू किए। सबसे पहले शल्य का मैसेज डला था, जिसने बंगाल की खाड़ी के पास रहस्यमयी टापू को ढूंढने के बारे में सवाल पूछा था। मैं बस वहां जाने ही वाला था, क्या वहां कुछ हुआ है? लमकर्ण ने जवाब दिया। लमकर्ण ही सबसे पहला शख्स था जिसने इस टापू को ढूंढने के लिए लोगों को जोड़ना शुरू किया था। मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं शायद कुछ समय बाद बंगाल की खाड़ी के इलाके में पहुंच जाऊंगा। क्या तुम उस बारे में कुछ कहना चाहते हो? तलत नाम के पहाड़ी महारथी ने कहा। तलत भी वसीम की तरह ही 6वें लेवल का जादूगर था, लेकिन पहाड़ी महारथियों में उसकी हैसियत लमकर्ण की तरह ही थी, क्योंकि 10 साल पहले वो 5वें से 6ठे लेवल पर आ गया था।
उसके बाद उसने कोई तरक्की नहीं की थी। तलत, क्या तुम वहां मजे करने जाने वाले हो? मैं पूरी बंगाल की खाड़ी खंगाल चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे वो टापू कहीं नहीं मिला। तो जैसे ही तुम यहाँ आ जाओ मुझे बता देना, शायद तुम्हारे आने से मैं उस टापू को ढूंढने में कामयाब हो जाऊं। त्रिकालदर्शी ने कहा। त्रिकालदर्शी भाई, तुम तो लंबे मेडिटेशन के लिए जाने वाले थे ना, अब अचानक तुम बंगाल की खाड़ी में क्या कर रहे हो? जन्मेजय ने पूछा। मेरे लिए लंबा मेडिटेशन बना ही नहीं है, इसीलिए मैंने लंबे मेडिटेशन का ख्याल छोड़ दिया। त्रिकालदर्शी ने हंसकर कहा। अब जब वसीम को लाने का काम राज को थोप दिया गया था, तो त्रिकालदर्शी के पास लंबे मेडिटेशन पर जाने की कोई वजह नहीं बची थी। इसके जवाब में जन्मेजय ने बस एक इमोजी भेज दिया। असल में त्रिकालदर्शी ने जिस बेवजह के बहाने का इस्तेमाल करके वसीम को लेकर आने के काम से अपना पल्ला झाड़ा था, उसके बारे में सभी को पहले से ही पता था। फिर भी लोगों ने सोचा था कि शायद त्रिकालदर्शी इस बार वाकई लंबे मेडिटेशन पर जाने वाला था। हालांकि जैसी सबको उम्मीद थी, इस बार भी त्रिकालदर्शी के मामले में वैसा ही हुआ था। शल्य हमेशा ही धीमे धीमे टाइप करता था, इसीलिए उसका अगला मैसेज आने में समय लग गया। वो रहस्यमय उड़ता टापू काफी अजीब है। मेरे साथ यहाँ मेरे 2 जादूगर दोस्त और उनके शिष्य मौजूद हैं, जो अभी अभी उसी टापू से आए हैं, लेकिन उनकी वहां की सारी याददाश्त गायब हो चुकी हैं। उनमें से बस एक को छोड़कर किसी को भी ये तक नहीं पता था कि वो कब से कब तक टापू पर थे, लेकिन उसकी याददाश्त भी कुछ ही हद तक ही बाकी है। इसीलिए उस टापू पर जाने के पहले पूरी तरह से तैयार हो जाना, शल्य ने कहा। शल्य ने हाल ही में जो तजुर्बा लिया था, उसके बाद वो नहीं चाहता था कि उसके किसी भी साथी के साथ ऐसा हो। शल्य को याद था कि हाल ही में पहाड़ी महारथियों ने रहस्यमय टापू पर जाने की बात कही थी, इसीलिए उन सभी लोगों को पहले से ही आगाह करना शल्य को जरूरी लगा। आखिरकार क्या था उस टापू में जिससे लोग अपनी याददाश्त भूल रहे थे? क्या इस बार राज को कलंदर से छुटकारा मिल गया था? बात चलते चलते अपने आप ही बदलने लगी और लंबकरण, कालघाती और त्रिकालदर्शी के बीच हंसी मजाक शुरू हो गया। मजाक की हद बढ़ती चली गई और कालघाती और लंबकरण लड़ाई करने को उतारू हो गए। इतने में ही बाबा वैरागी का मैसेज आया और उसने तीनों को 30 दिनों के लिए म्यूट कर दिया। इसके बाद राज को कुछ भी बात करना ठीक नहीं लगा और वो सो गया। हालांकि आज रात उसे ना तो कोई सपना आया, ना ही उसे कोई दूसरी समस्या आई। सुबह उठकर राज ने रोहन से ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा। आज स्पोर्ट्स इवेंट का तीसरा दिन था और इसमें राज के किसी दोस्त ने भी भाग नहीं लिया था, इसीलिए राज और रोहन दोनों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाने वाले थे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरने के बाद राज और रोहन खाने पीने के लिए यहां वहां घूमने लगे। तभी राज को वही अंकल फिर से दिखाई दिए। राज ने रोहन से थोड़ी देर बाद मिलने को कहा और अंकल के पीछे चला गया। अंकल आज फिर से शाही जूनियर को ढूंढ रहे थे। इस बार राज ने जैसे ही अंकल को पास जाकर पुकारा, अंकल ने एक जोरदार मुक्का राज को मार दिया। राज की आंख काली पड़ गई और थोड़ी देर में राज के चारों तरफ अंधेरा छा गया। राज वहीं बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर में वहां भीड़ जमा हो गई। अब तक वो अंकल वहां से जा चुके थे। रोहन जब घूमकर वापस आया तो उसे भीड़ लगी दिखी। वो दौड़कर वहां गया तो राज बेहोश पड़ा था। अबे राज, क्या हुआ तुझे? अबे उठना, रोहन ने परेशान होकर कहा। रोहन के लगातार हिलाने के बाद राज को होश आया। राज ने सारा माजरा रोहन को बता दिया और इस बारे में किसी से भी चर्चा ना करने को कहा। दूसरी तरफ देहरादून के एक हॉस्पिटल में राज का पार्सल लेकर जाने वाला सौरभ एडमिट था। उसके शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी। उसके चारों तरफ 4 लोग सूट पहनकर खड़े थे। क्या चोर पकड़ा गया? सौरभ ने गुस्से भरी आवाज में कहा। बात एकदम साफ थी, सौरभ को लूटा गया था। हाईवे पर किसी अनजान आदमी ने आकर उसका पार्सल चोरी कर लिया था।
ये बात कल दोपहर की थी, जब वो रात से पार्सल लेकर लौट रहा था। जब सौरभ डिलीवरी करने जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल सवार ने उसका पीछा किया। थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद उसने मोटरसाइकिल आगे लगा दी और ब्रेक लगाकर रोक दी। इसके बाद वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उछल गया। सौरभ को कुछ भी सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। वो मोटरसाइकिल से टकराने वाला था, इसीलिए वो तुरंत ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गया। और जैसे ही सौरभ की कार रुकी, मोटरसाइकिल वाले आदमी ने किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके सौरभ की गाड़ी का दरवाजा खोल लिया। एक हाथ में लाठी लेकर उसने सौरभ के सिर पर हमला कर दिया, जिससे सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद वो लुटेरा सौरभ के पास से एकमात्र पार्सल उठाकर ले गया। सौरभ को सीधा अस्पताल में होश आया था। वो चोर कहाँ गया, इस बारे में सौरभ को भनक भी नहीं थी। आखिर उसने वो पार्सल कैसे ढूंढा और उसने चोरी क्यों की, इस बारे में भी फिलहाल सौरभ को कुछ नहीं पता था। हालांकि इस मामले के बारे में राज को बताने में सौरभ को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज उसकी जिंदगी में पहली बार उसका पार्सल चोरी हुआ था। अपने डिलीवरी पर नाज करने वाले सौरभ के हिस्से इस बार बहुत बड़ी लानत लगी थी, क्योंकि सौरभ ने बड़े ही भरोसे के साथ कहा था कि वो राज का पार्सल पहुंचा देगा, और अब वही पार्सल चोरी हो चुका था, जिससे सौरभ के मुंह पर एक जोर का तमाचा पड़ा था। एक ऐसा तमाचा जिसकी गूंज सौरभ के कानों में लंबे समय तक गूंजने वाली थी, क्योंकि न सिर्फ उसकी बल्कि उसकी डिलीवरी सर्विस की इज्जत भी दांव पर लग चुकी थी। ऐसे में अगर सौरभ उस पार्सल को रिकवर नहीं कर पाया तो एक डिलीवरी सर्विस के लिए इससे बुरा शायद ही कुछ और हो सकता था। उस चोर के पकड़े जाने के पहले मैं राज को फोन करके कैसे बताऊं? मैंने ऐसा काम किया है जिसे बताने में मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। मैंने अपने क्लाइंट के भरोसे को ठोकर मारी है, सौरभ ने मन ही मन सोचा। सौरभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राज के पार्सल में आखिर क्या था। ना ही उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि किसी ने बुरे इरादों के साथ उस पार्सल को भांप लिया। उसे इस बात से फर्क पड़ता था कि उसने वो पार्सल चोरी कर लिया था। चोरी हो जाना किसी भी डिलीवरी सर्विस वाले के लिए बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि उनका भरोसा बस उनकी सुविधाओं पर ही खड़ा होता था। अब जब सौरभ से वो पार्सल खोया था तो उसे ही इसे वापस लाने की जरूरत थी। हाँ, हमने चोर को ढूंढ लिया है, सूट पहने एक आदमी ने कहा। आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी को भी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं रह गया था। शायद उस चोर ने सोचा था कि वहां कोई सीसीटीवी नहीं होने के कारण उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, जबकि कहानी एकदम उल्टी थी। पुलिस की मदद लो और जल्दी से उस चोर को पकड़ो। उसे जल्द से जल्द पकड़कर मेरे सामने लाओ। उसे पकड़ने के दौरान थोड़े चौकन्ने रहना, वो कोई आम आदमी नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद सौरभ ने कहा। सौरभ का शरीर भी काफी हट्टा कट्टा था और उसे कुछ बेसिक जादू आता था, लेकिन जब उस चोर ने लाठी से उस पर हमला किया था तो वो उस हमले को रोक नहीं पाया था और एक ही बार में ढेर हो गया था। इसके अलावा जब चोर मोटरसाइकिल से उतरा था तो वो एकदम सधा हुआ था, जिससे एक बात तो साफ होती थी कि वो नौसिखिया नहीं था। जैसे ही उस चोर को पकड़ लो तुरंत मुझे खबर करना, सौरभ ने कहा और अपने बिस्तर पर टिक गया। सौरभ ने ऐसा मन बनाया था कि चोर को पकड़ने के बाद ही वो राज को फोन लगाएगा। जिस चोर ने सौरभ का पार्सल चुराया था वो वाकई बाथरूम में ही पकड़ा गया। उस दौरान वो एक कमरे के बाथरूम में बैठा गाना गा रहा था। तभी कुछ हथियारबंद पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और बाथरूम को चारों तरफ से घेर लिया। इस तरह की तैयारी देखकर कोई भी अनजान व्यक्ति यही समझता कि पुलिस वाले किसी बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए लाए हैं, जबकि ये सब तैयारी बस एक पार्सल चोरी करने वाले के लिए थी। बाथरूम की छोटी सी खिड़की के बाहर भी कई लोग तैनात थे, जिन्होंने सूट और चश्मा पहन रखा था। उनके चेहरों पर किसी भी तरह के कोई भाव नहीं थे। जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया तो चोर अपने हाथ धो रहा था। पुलिस, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने कहा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट, एक पुलिस वाले ने कहा और चोर को पकड़ने के लिए हथकड़ी निकाल ली। गिरफ्तार? क्यों? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, चोर ने कहा।
कल दोपहर तुमने एक डिलीवरी की गाड़ी को रोककर डिलीवरी वाले को चोट पहुंचाई और उसका पार्सल चोरी किया। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि वहां कोई कैमरा न होने के कारण तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? पुलिस वाले ने हंसकर कहा, अगर ये कोई आम डिलीवरी की गाड़ी होती या कोई आम पार्सल होता तो शायद कभी भी इतनी पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन दरअसल बात कुछ अलग थी। ये डिलीवरी सर्विस काफी बड़ी लोगों की खास सर्विस थी। उनके पास काफी पैसा और ताकत थी। ऐसे लोगों से चोरी करने और उन्हें चोट पहुंचाने से बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। अच्छे से हमारे साथ चलो और तुमने जो भी चुराया है उसे वापस कर दो ताकि जेल में तुम्हारी जिंदगी अच्छे से निकल जाए। पुलिस वाले ने आगे बढ़कर चोर से हाथ आगे करने को कहा। इतने में ही चोर के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। उस पार्सल के बारे में सोचकर ही उसे काफी दर्द महसूस हुआ। असल में उसे चंद्र कबीले से आदेश मिला था और उसे शाही कबीले के वारिस पर नजर रखने भेजा गया था। इस तरह के काम के लिए लुटेरे कबीले के किसी आदमी की जरूरत होती थी, इसीलिए उसे इस काम के लिए चुना गया था। लुटेरे कबीले से होने के कारण उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी और वो बस पहले लेवल पर था जिसने आंख की इंद्री पर काबू पा लिया था। शाही कबीले के वारिस को ढूंढने के लिए उसे एक बार इस्तेमाल करने के लिए एक खास खजांची तिलिस्म दिया गया था। यह तिलिस्म लाल कागज में था और इसको शरीर पर चिपकाते ही 800 मीटर के दायरे में मौजूद तीसरे लेवल के खजाने के बारे में पता लगाया जा सकता था। इसके अलावा इसे कुल 1 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जा सकता था। देहरादून इलाके में सिर्फ शाही कबीले के वारिस के पास ही तीसरे लेवल का जादुई खजाना था। इस तरह अगर ये चोर जादुई खजाने तक पहुंच जाता तो उसे शाही कबीले का वारिस भी मिल सकता था। लेकिन कल जब वो शाही कबीले के वारिस को ढूंढ रहा था तो उसे डिलीवरी की गाड़ी में तीसरे लेवल का जादुई खजाना महसूस हुआ। उसे लगा कि शाही कबीले के वारिस को कोई नया जादुई खजाना मिल गया है और वो उसे डिलीवरी की गाड़ी से लेकर जा रहा है। इसीलिए उसने उस गाड़ी का पीछा किया। हालांकि थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसे समझ आ चुका था कि इसमें शाही कबीले का वारिस नहीं था बल्कि सिर्फ एक डिलीवरी वाला था। लेकिन उसे थोड़ा शक भी हुआ कि किसी आम डिलीवरी वाले के पास इतने ऊंचे लेवल का जादुई खजाना क्या कर रहा था। इसीलिए उसके दिल में उत्सुकता जागने लगी। जब उसने पार्सल चोरी करके उसे खोला तो उसके अंदर से उड़ती अदृश्य तलवार निकली, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। असल में अगर उसने खजाने की सील ना देखी होती तो शायद वो भी इस तलवार को नहीं देख सकता था। भले ही उसने आंख की इंद्री पर काबू पा लिया था। वो बहुत खुश था, लेकिन उसी दौरान उसे खबर मिली कि चंद्र कबीले से कोई सीनियर शाही कबीले के वारिस को ढूंढने आया है। जब वो सीनियर से मिला तो उसने ये तलवार चोरी से ले ली और इस पूरे रायते को समेटने का काम इस चोर को सौंप दिया गया। मैं पुलिस वालों के साथ नहीं जा सकता। अगर मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया तो शायद मुझे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा, चोर ने अपने दांत पीसते हुए सोचा। इसके बाद चोर ने मौका पाकर पुलिस वाले को लात मार दी और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी कॉलर पकड़ ली। इतनी देर में बाकी पुलिस वालों ने उस पर बंदूक तान ली। चोर अपनी जगह पर रुक गया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। इसके बाद उसे एक कार में बिठाकर ले जाया जाने लगा। सौरभ जी, चोर को पकड़ लिया गया है, अब उसे यहीं लेकर आ रहे हैं। देहरादून के अस्पताल में सूट पहने एक आदमी ने सौरभ से कहा। ठीक है, अब शायद मुझे फोन कर लेना चाहिए, सौरभ ने कहा। इसके बाद सौरभ ने अपना फोन निकाला और राज का नंबर डायल किया। राज इस दौरान शल्ले के घर पर था। सौरभ ने राज को कल की पूरी घटना के बारे में बताया। ये सुनकर राज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे एक ऐसी चीज का नुकसान हुआ था जो उसकी थी भी नहीं। अगर उसे वो तलवार वापस नहीं मिली तो शायद राज को अपनी जिंदगी देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। क्या राज को उसकी तलवार वापस मिल पाएगी? आखिर शाही कबीले के वारिस के पीछे इतने लोग क्यों पड़े थे?